हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषाणु या वायरस। तो देखिए विषाणु या वायरस और साथ ही साथ दोस्तों इसके जो भी विशेषताएं या प्रमुख लक्षण होते हैं वायरस के, और इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम वायरस से रिलेटेड जो भी बेसिक जानकारी है वो हम देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यदि हम वायरस या विषाणु की बात करें तो देखिए दोस्तों वायरस या विषाणु जो होते हैं ये अति सूक्ष्मदर्शी रूपताएं हैं। यानी ये जो वायरस होते हैं इतनी सूक्ष्म रूपताएं यानी सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो जीवित कोशिकाओं में गुणन कर सकती है। और ये विषाणु जो होते हैं ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही गुणन कर पाते हैं, यानी जो लिविंग सेल्स होती है उसी में मल्टीप्लिकेशन इनका हो पाता है, तथा इनमें रोग उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण अंतःकोशिक परजीवी की तरह कार्य करते हैं। यानी ये किसी जीवित कोशिकाओं में यानी होस्ट सेल में चिपक करके उससे अंतःकोशिक परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। चलिए अब इसके बाद यदि बात करें दोस्तों हम जीव विज्ञान की, देखिए वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन कहते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच या शाखा जिसके अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम विषाणु विज्ञान या क्या कहते हैं, उसे हम वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। वहीं दोस्तों इनका अध्ययन करने वाले जो विषाणु वैज्ञानिक होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम दोस्तों, वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो देखिए जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। वहीं जो विषाणु का अध्ययन करने वाले चिकित्सक होते हैं उनको हम वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। चलिए यदि अब इसके बाद हम यदि बात करें विषाणुओं के सामान्य लक्षण की, तो देखिए विषाणुओं में कई सारे सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यदि बात करें दोस्तों हम विषाणुओं की खोज की, तो देखिए विषाणुओं की खोज किसने की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए 1892 में, कब दोस्तों खोज की यदि हम बात करें, इसकी खोज की यदि हम बात करें दोस्तों तो सन 1892 में आइवानोवास्की नामक साइंटिस्ट आए। आइवानोवास्की। तो आइवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने दोस्तों सबसे पहले विषाणुओं की खोज की। वहीं दोस्तों इसके बाद एक वैज्ञानिक हैं स्टेनले नामक एक साइंटिस्ट हैं स्टेनले। इन्होंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले विषाणुओं को रवे या क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। विषाणुओं को इन्होंने क्या किया, क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है आपको कि विषाणुओं की खोज 1892 में आइवानोवास्की नामक साइंटिस्ट ने की। वहीं स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने क्रिस्टलों के फॉर्म में इनको पाया। तो चलिए यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखना है। अब देखिए दोस्तों यदि हम बात करें यहाँ पे विषाणुओं के सामान्य लक्षण की, तो देखिए दोस्तों विषाणुओं के कई सारे सामान्य लक्षण हैं। सबसे पहला देखिए क्या है दोस्तों कि विषाणु अथवा जो वायरस होते हैं ये अति सूक्ष्मदर्शी संरचनाएं होती है जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों जो विषाणु या वायरस होते हैं ये अति सूक्ष्मदर्शी संरचनाएं होती है, यानी ये इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें केवल हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। वो भी इसको नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, इसके लिए परमानेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो ये था पहला लक्षण क्या कि विषाणु अथवा वायरस जो होते हैं ये अति सूक्ष्मदर्शी संरचनाएं होती है जिनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी और खासकर से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। दूसरा यहाँ पे सामान्य लक्षण क्या है विषाणुओं का कि विषाणु जटिल इकाइयों का बना होता है। विषाणु दोस्तों एक जटिल इकाइयों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं, विरियान कहते हैं। इन्हीं को विषाणु की आधारभूत संरचनात्मक इकाई कहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो विषाणु या वायरस होते हैं इनकी आधारभूत इकाई क्या होती है, विरियान होती है। विरियान या वायरस जो होती है ये विषाणु की आधारभूत संरचनात्मक इकाई होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि विषाणु अकोशिकीय संक्रामक कण है। देखिए विषाणु में यदि हम बात करें तो कोशिकाओं का क्या होता है, अभाव होता है, तो ये अकोशिकीय होते हैं यानी एसेलुलर होते हैं। वहीं यदि हम बात करें ये संक्रामक कण भी होते हैं क्योंकि ये रोग भी उत्पन्न करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है विषाणु का आकार जो होता है वो जीवाणुओं की तुलना में बहुत कम होता है, यानी विषाणुओं का जो साइज होता है वो जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया की अपेक्षा काफी कम होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सामान्य लक्षण क्या है विषाणुओं का कि विषाणु में कोशिका द्रव्य एवं कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। तो जो विषाणु या वायरस होते हैं इनमें साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य तथा साथ ही साथ कोशिकांगों का भी क्या होता है, अभाव होता है। इसके बाद नेक्स्ट लक्षण है प्रतिजैविकों का विषाणुओं पर कोई प्रभाव या इफेक्ट नहीं पड़ता है।
तो देखिए जो प्रतिजैविक होते हैं या एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये किसी प्रकार से अपना प्रभाव विषाणुओं के ऊपर नहीं उत्पन्न कर पाते हैं। तो प्रतिजैविकों का विषाणुओं के ऊपर कोई भी इफेक्ट या प्रभाव नहीं होता। ये है अगला नंबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मवेशियों के पैर एवं मुख रोग का विषाणु। देखिए मवेशियों में जो पैर और मुख रोग का विषाणु होता है, यह सबसे छोटा जंतु विषाणु होता है। इसकी साइज जो होती है वो 10 nm होती है, यानी 10 नैनोमीटर होती है। तथा सबसे छोटे पादप विषाणु की यदि हम बात करें तो अल्फाफा मोज़ेक का विषाणु होता है। तो सबसे बड़ा विषाणु कौन से होते हैं, सबसे बड़ा जो जंतु, सबसे छोटा जो जंतु विषाणु है वो तो मवेशियों के पैर एवं मुख रोग का विषाणु होता है। वहीं यदि हम पादप विषाणु की बात करें तो अल्फाफा मोज़ेक वायरस जो होता है, यह सबसे छोटा क्या होता है, सबसे छोटा पादप वायरस होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अगला सामान्य लक्षण क्या है कि विषाणु अत्यंत संक्रामक होते हैं। यानी विषाणु या वायरस जो है अत्यंत संक्रामक होते हैं, यानी ये ट्रांसमिटेड होते हैं। इसके बाद देखिए तथा ये क्या करते हैं, जंतुओं एवं पादपों में अनेक भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो चूंकि संक्रामक होते हैं, सेक्सुअल डिसीजेज होते हैं, और ये क्या करते हैं, जंतु एवं पादपों में अनेक प्रकार के भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, विषाणुओं को रवे के रूप में क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। जैसा कि स्टेनले नामक साइंटिस्ट ने बताया कि इनको रवे के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो विषाणुओं को रवे के रूप में प्राप्त या क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लक्षण है यहाँ पे कि विषाणु जो होते हैं ये अंतःकोशिक अविकल्पी परजीवी होते हैं। यानी ये कोशिकाओं के अंदर जो है पोषक से चिपके रहते हैं और ये क्या करते हैं, अविकल्पी परजीवी होते हैं, यानी ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तथा इनको कृत्रिम माध्यम में संवर्धित नहीं किया जा सकता है। यानी विषाणुओं को कृत्रिम माध्यम में भी संवर्धित नहीं किया जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें नेक्स्ट सामान्य लक्षण क्या है, यहाँ पे विषाणुओं में जो वृद्धि होती है एवं विभाजन की जो क्षमता होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से विषाणुओं में जो वृद्धि यानी ग्रोथ हुआ, विभाजन यानी डिवीजन की क्षमता किसी भी प्रकार से नहीं पाई जाती है। और यदि हम बात करें विषाणुओं की तो विषाणु स्वयं विभाजित नहीं होता है, केवल इसका आरएनए जो है अथवा डीएनए परपोषी कोशिका में प्रतिलिपिकृत हो सकता है। यानी इनका रूप बदल सकता है, बाकी ये विभाजित नहीं हो सकते हैं। ये आरएनए अथवा डीएनए परपोषी कोशिका में इनकी प्रतिलिपिकृत हो सकती है, बाकी इनमें जो विभाजन है वो किसी प्रकार का नहीं हो सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सामान्य लक्षण क्या है कि विषाणुओं की जो संरचना होती है ये अत्यधिक सरल होती है। सभी विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए विषाणु किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और इनमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डीएनए अथवा आरएनए का बना होता है। यानी हम बात करें यदि विषाणुओं की संरचना की तो देखिए विषाणुओं की संरचना जो होती है ये अत्यंत सरल होती है। तथा सभी विषाणु जो होते हैं ये किसके बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। यानी इसमें प्रोटीन रहेगा और क्या रहेंगे, न्यूक्लिक एसिड रहेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड रहेगा और क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। और न्यूक्लिक एसिड इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए हो सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो विषाणुओं के कुछ जैविक लक्षण है, यानी विषाणुओं के देखिए कुछ सजीव लक्षण है, उसको भी हम वीडियो में देखेंगे। तो देखिए विषाणुओं के जो जैविक या सजीव लक्षण है वो क्या क्या होते हैं, यानी सजीवों के समान विषाणुओं के जो लक्षण है उसको हम देखेंगे। तो देखिए विषाणु का एक निश्चित आकार एवं आमाप होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो सजीव होते हैं उनका एक निश्चित आकार एवं आमाप होता है, उसी प्रकार से विषाणुओं का एक निश्चित आकार एवं आमाप होता है। वहीं यदि हम बात करें इसके बाद दूसरा देखिए क्या होता है विषाणुओं के जैविक लक्षण, इनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। इनमें आनुवांशिक पदार्थ कौन सा पाया जाता है, डीएनए अथवा आरएनए पाया जाता है। वहीं हम बात करें इनमें उत्परिवर्तन पाया जाता है। देखिए इनमें उत्परिवर्तन, देखिए उत्परिवर्तन को हम म्यूटेशन भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो उत्परिवर्तन का क्या होता है, मतलब इनके आनुवांशिक गुणों में यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो इनमें उत्परिवर्तन भी पाया जाता है जो कि प्रमुख जैविक लक्षण है। तो उत्परिवर्तन जीवों का प्रमुख जैविक लक्षण होता है क्योंकि इनके जीवों के आनुवांशिक गुणों में अचानक परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये सजीवों का लक्षण है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लक्षण क्या है यहाँ पे कि ये ताप यानी टेम्परेचर तथा रासायनिक पदार्थों के प्रति क्रियाशील होते हैं। यानी ये टेम्परेचर तथा जो केमिकल मटेरियल्स होते हैं उनके प्रति ये एक्टिव होते हैं यानी क्रियाशील होते हैं। तो इस प्रकार से ये चौथा सजीवों के समान इनके लक्षण है। पांचवा लक्षण क्या है यहाँ पे कि ये अनिवार्य परजीवी की तरह कार्य करते हैं। ये किसकी तरह कार्य करते हैं, परजीवी की तरह कार्य करते हैं तथा पौधे एवं मनुष्यों में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये भी जैविक या सजीवों का ही लक्षण होता है। चलिए इसके बाद जो विषाणु होते हैं ये निर्जीवों के समान भी कुछ लक्षण व्यक्त करते हैं
क्योंकि हम विषाणुओं को सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी इनको हम सजीव व निर्जीव के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो देखिए विषाणुओं के कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जो निर्जीवों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो विषाणुओं के देखिए निर्जीव गुण देखते हैं, ऐसे कौन कौन से होते हैं जो निर्जीवों के समान गुण प्रदर्शित करते हैं। तो पहला है कि इनमें श्वसन क्रिया नहीं पाई जाती। जैसा कि हमको पता है कि जो निर्जीव होते हैं उनमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन की क्रिया जो है नहीं पाई जाती, श्वसन की क्रिया का अभाव होता है। इसी प्रकार देखिए विषाणुओं को रबों के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए विषाणुओं को यहाँ पे रबों यानी क्रिस्टल के फॉर्म में भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए ये कोशिकीय नहीं होते हैं। यदि हम विषाणुओं की बात करें तो ये कोशिकीय नहीं होते, यानी इनमें कोशिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती है, अर्थात इनमें कोशिका भित्ति, कोशिका कला एवं कोशिका द्रव्य आदि नहीं पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि इनमें कोशिकांगों का क्या होता है, अभाव होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी वायरस की सामान्य जानकारी है यानी बेसिक जानकारी है, और इसके अलावा जो भी विषाणुओं के सामान्य लक्षण हैं और विषाणुओं के जो जैविक लक्षण हैं और विषाणुओं के जो निर्जीव गुण हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के भी शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।